नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लखनमाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास इंपॉर्टेंट वीडियो आज का रहेगा हमारा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संस्कृत शिक्षण विधियों की जो सीरीज हमने चलाई है, उसी के क्रम में हमारा आज का शिक्षण विधियों का आज का अंतिम हमारा वीडियो रहेगा अनुवाद शिक्षण की विधियां। ठीक है दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको अनुवाद शिक्षण के बारे में। अनुवाद शिक्षण में कौन कौन सी विधियां होती हैं और अनुवाद शिक्षण क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, पूर्व परीक्षाओं में कहां से प्रश्न इसमें बनकर आए हैं, आपके कहां से इसमें प्रश्न बनने की संभावना है। कंप्लीट आपको सारी की सारी इसमें जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को आप शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अनुवाद शिक्षण में सबसे पहले हम जानेंगे अनुवाद क्या होता है। सब जानते हैं हम अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन, यानी कि आप एक भाषा से जब दूसरी भाषा में उसका आप ट्रांसलेशन करते हैं, रूपांतरण करते हैं, तो यही अनुवाद होता है बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं संस्कृत की, तो इसमें अनुवाद का जो अर्थ आप सीधा सा ये समझेंगे कि किसी एक भाषा में अपने अभिव्यक्त विचारों या भावों को जब हम दूसरी किसी भाषा में ज्यों का त्यों यानी उसी रूप में रूपांतरित करते हैं, तो वही उसी को अनुवाद कहते हैं, वही अनुवाद होता है। अनुवाद में अर्थ और भाव का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी मूल भाषा व अनुदित की जाने वाली दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप अंग्रेजी से अनुवाद कर रहे हैं हिंदी में, तो आपको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हिंदी से आप संस्कृत में कर रहे हैं तो आपको हिंदी और संस्कृत दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आप तभी अनुवाद कर सकते हैं। तो अनुवाद का मतलब सीधा सा हो गया कि एक भाषा का यूं कि तुम दूसरी भाषा के अंदर रूपांतरित करना। जैसे कि अंग्रेजी से हम हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी में कर रहे हैं, या हिंदी से आप संस्कृत में कर रहे हो, या फिर आप संस्कृत से अनुवाद आप हिंदी में कर रहे हो। जैसे राम गृहम गच्छति, राम घर जाता है, तो ये आपका अनुवाद हो गया हिंदी में। अब हिंदी में है राम घर जाता है, इसको हम अनुवाद करेंगे संस्कृत में तो राम गृहम गच्छति ऐसा हो जाएगा, तो ये आपका अनुवाद हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया अनुवाद। अनुवाद क्या होता है ये तो आप समझ गए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं कि अनुवाद का जो आपका क्या उद्देश्य होता है, क्या इसका महत्व होता है अनुवाद का, उसी की हम बात करेंगे। तो इसमें है आपके कुछ, जैसे कि विभिन्न भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त होता है इससे, यानी अनुवाद से क्या होगा, विभिन्न भाषाओं के साहित्य का ज्ञान होगा। आपको अलग अलग साहित्य जो है आपकी, उनका ज्ञान प्राप्त होगा। छात्र मातृभाषा से अनुवाद करके संस्कृत सीख जाता है इसमें। ठीक है ना। संस्कृत शिक्षण रोचक बनता है, सरल बनता है, आकर्षक और सुग्राह्य बन जाता है। अन्य भाषाओं के नवीन ज्ञान का संस्कृत भाषा में रूपांतरित हो जाता है, यानी कि इसमें आप उसमें रूपांतरण कर लेते हैं। मूल भाषा और अनुदित भाषा का ज्ञान हो जाता है, यानी कि जैसे संस्कृत से आप हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी का भी ज्ञान होता है और संस्कृत का भी होता है। तो कुल मिला के ये आपके क्या है, अनुवाद के उद्देश्य कह सकते हैं, या फिर अनुवाद का महत्व इसको हम कह सकते हैं। अब आपको बता देते हैं इसमें जानकारी के लिए आपको कि जो अनुवाद होता है आपका, वो 3 प्रकार का अनुवाद होता है। जो ट्रांसलेशन है उसके 3 प्रकार हैं बच्चों। तो कौन कौन से अनुवाद के 3 प्रकार हैं, यहां से एक बार आरपीएससी में सवाल आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से अच्छे से समझना और सुनना, क्योंकि यहां से आरपीएससी में सवाल आ चुका है, इसीलिए आपको समझना है। अनुवाद के 3 प्रकार, एक तो होता है अक्षर से अनुवाद, दूसरा होता है छाया अनुवाद, और तीसरा होता है तथ्यानुवाद या फिर अर्थानुवाद। अब एक एक को समझ लो आप, एक एक के बारे में आपको बता देते हैं हम शॉर्ट में क्या होते हैं ये। सबसे पहले अक्षर से अनुवाद है। अक्षर से अनुवाद का मतलब सीधा सा होता है कि शब्दों का अर्थ, यानी संस्कृत भाषा में सर्वाधिक प्रयोग में इसको हम लेते हैं, किसको, अक्षर से अनुवाद को। ज्यादातर इसी को प्रयोग में लिया जाता है। इसमें प्रत्येक शब्द का हिंदी अथवा मातृभाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है, यानी प्रत्येक शब्द का, जैसे हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में मातृभाषा कोई भी जिसमें हम अनुवाद कर रहे हैं उसमें उसको अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है, यानी शब्द के स्थान पर समानार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। सीधा सीधा सा मतलब ये समझ लो आप। जैसे मक्षिका है तो मक्षिका के स्थान पर मक्षिका का प्रयोग करना, ठीक है ना। जैसे जल है तो जल के स्थान पर जल का प्रयोग करना, मतलब एक समान अर्थ वाला ही उसमें आप प्रयोग करते हैं। इस अनुवाद में वाक्य को महत्व न दे करके अक्षरों एवं शब्दों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है ना। इसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि इसमें आप शब्दशः अनुवाद करते हैं, शब्दों का अर्थ इसमें किया जाता है। अक्षर से अनुवाद, इसमें अक्षर के हिसाब से अनुवाद किया जाता है। दूसरा होता है छायानुवाद।
छायानुवाद का दूसरा नाम है दोस्तों मर्मानुवाद, निष्कर्षानुवाद और भावानुवाद। इसमें क्या होता है, इसमें वाक्यों का अनुवाद किया जाता है छायानुवाद में, यानी कि विषय वस्तु के भावार्थ को अनुवाद रूप में अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। तो कुल मिलाकर के भावार्थ को इसमें विशेष जोर दिया जाता है, यानी मूल भाषा के अनुच्छेद का केवल सार लिया जाता है इसमें, यानी भाव अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया जाता है। कुल मिला के ये समझना है आपको, यानी इसमें भावार्थ को अनुवाद के रूप में अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें भाव की अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया जाता है, किसमें, छायानुवाद में। और तीसरा और लास्ट है तथ्यानुवाद, जिसको अर्थानुवाद भी कहते हैं। इसको सर्वोत्तम मानते हैं। विषय वस्तु के अर्थ को प्रस्तुत करते हुए अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है, यानी दूसरी भाषा में अनुवाद कर दिया जाता है, इसको सर्वोत्तम माना जाता है। यानी तथ्य के आधार पर अनुवाद किया जाता है इसमें, यानी मूल भाषा के भाव और शैली दोनों का निर्वाह होता है इसमें, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप इसमें समझ गए होंगे कि जैसे मातृभाषा या अन्य भाषा में व्यक्त भाव और अर्थ को संस्कृत में प्रतिबिंबित करने का इसमें प्रयत्न किया जाता है। कुल मिला के तथ्य के आधार पर या अर्थ के आधार पर इसमें अनुवाद किया जाता है। तो ये तो हो गया कि अनुवाद के प्रकार। अब बात करते हैं आपकी मुख्य बिंदु की कि अनुवाद शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों ज़्यादा विधियां नहीं है, 2-4 विधियां हैं। तो अनुवाद शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, अनुवाद शिक्षण कराने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इसमें पहले आएगी पुस्तक विधि। एक पुस्तक विधि है, द्विभाषा विधि है, तुलना विधि और मातृभाषा विधि, 4 विधियां हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुस्तक विधि की। तो पुस्तक विधि में सबसे पहले आप देखेंगे होता क्या, पुस्तक विधि में आप समझ होंगे पुस्तक का इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी विशेष पुस्तकें तैयार करके इन पुस्तकों के द्वारा अनुवाद की शिक्षा दी जाती है। कुल मिला के पुस्तक की सहायता से अनुवाद सिखाया जाता है। आपको पता है कि अनुवाद की अनेक पुस्तकें चलती हैं। अब इसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि हमारा एक शिक्षण सूत्र है सरलात कठिनम प्रति, इसका इसमें अनुसरण किया जाता है, क्योंकि जब हम अनुवाद सीखते हैं तो सरल से कठिन की ओर इसी के आधार पर हम सीख सकते हैं। पुस्तक में व्याकरण एवं तार्किक क्रम से मातृभाषा में वाक्य लिखे होते हैं, जिन्हें संस्कृत में अनुदित कर दिया जाता है, और पुस्तक की सहायता से मातृभाषा को अन्य भाषा में परिवर्तित कर दिया जाता है। कुल मिला के पुस्तक की सहायता से हम अनुवाद सीख जाते हैं। जैसे कि मान लो आपकी कोई भी पुस्तक है, जैसे कि रचना अनुवाद कौमुदी है, प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी है, जहां पर अनुवाद सिखाया जाता है, ऐसी बहुत सारी अनुवाद की पुस्तकें हैं। तो पुस्तक की सहायता से यहाँ पर कुल मिला के हमें अनुवाद सीखना होता है, बच्चों को सिखाना होता है। अगली है हमारी विधि द्विभाषा विधि। अब द्विभाषा विधि में आपको समझ में आ रहा होगा 2 भाषाओं का प्रयोग इसमें हो रहा है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति मातृभाषा में एवं दूसरा व्यक्ति उसके भावों को संस्कृत में व्यक्त करता रहता है। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि जैसे औपचारिक सम्मेलनों एवं बड़े आयोजनों में काम आती है ये। इसमें क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे किसी अनुच्छेद को पढ़ा करके अध्यापक एक एक वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करता है। एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन करना इस विधि का अर्थ है। यानी जैसे मान लो आप संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, अब संस्कृत में बच्चों को टीचर पढ़ा रहा है, कोई पाठ संस्कृत में लिखा हुआ है, जैसे मम देशः भारत देशः, ऐसे पूरा एक पाठ है कंप्लीट पूरा का पूरा। अब उसमें टीचर पहले संस्कृत की लाइन पढ़ रहा है, उसके बाद में उसका अनुवाद कर रहा है। तो ये क्या है, द्विभाषा विधि है, यानी 2 भाषाओं का इसमें प्रयोग हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन करना है, तो यही तो विधि है द्विभाषा विधि, ठीक है। उसके बाद में अगली विधि है तुलना या फिर अनुकरण विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि। तीसरी विधि है तुलना एवं अनुकरण विधि, ठीक है ना। सर्वप्रथम आदर्श अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है इसमें। तो इसमें क्या है, अनुवाद जो है वो आदर्श अनुवाद प्रस्तुत करते हैं इसमें, यानी कि आदर्श अनुवाद को छात्र परखते हैं। छात्रों को अनुवाद के लिए अनुच्छेद दिया जाता है, यानी कोई भी अनुच्छेद दे देते हैं, फिर हम कहते हैं छात्रों से कि भाई इसका अनुवाद करिए। छात्र अनुवाद की शैली एवं शब्दावली को आदर्श अनुवाद के समान रखते हैं, यानी जो छात्र की अनुवाद की शैली रहेगी, जो शब्दावली होगी उसकी, वो अनुवाद के समान ही रखते हैं, जैसे जो अनुवाद होना चाहिए उसी के हिसाब से उसको रखते हैं। छात्र अनुवाद का विश्लेषण करके उसकी मातृभाषा से तुलना करके अनुवाद सीखता है। यानी कुल मिलाकर के जो बात है वो है तुलना या अनुकरण, यानी बालक अनुकरण करता है या फिर किसी दूसरी भाषा से उसकी तुलना करके भी सीखता है। तो ये आपकी तुलना हो गई। एक लास्ट है मातृभाषा की विधि। मातृभाषा विधि का मतलब सीधा सा हो गया कि किसी भाषा को जब हम किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वह मातृभाषा का सारा लेकर के अनुवाद सीखना होता है, यही मातृभाषा विधि है।
ठीक है। मातृभाषा की सहायता से, मातृभाषा की आप सहारा लेकर के जब अनुवाद करना सीखते हैं तो मातृभाषा विधि कहलाती है। तो ऐसे करके ये सारी की सारी विधियां हो जाती हैं। बहुत ही सिंपल है एकदम, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब है अनुवाद शिक्षण के कौन कौन से सोपान होते हैं, इन सोपानों की बात कर लेते हैं। इसी के साथ में आज का हमारा ये वीडियो पूरा हो जाएगा। सोपानों में सबसे पहले दोस्तों प्रस्तावना आता है। प्रस्तावना में क्या होता है सब जानती हैं। प्रस्तावना आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, जिसमें नए ज्ञान से हमें बच्चों को जोड़ना होता है। उद्देश्य कथनम दूसरा आपका सोपान होगा। उद्देश्य कथन में आपका कौन सा कथन आप क्या पढ़ाने वाले हैं उसका कथन होता है। प्रस्तुतिकरण होता है। फिर प्रस्तुतिकरण के अंदर आप सबसे पहले इसमें आप मौन वाचन करवाते हैं, ठीक है, वाक्यों या अनुच्छेद का। उसके बाद में चित्रांकन होता है कठिन शब्दों का। उसके बाद में काठिन्य निवारण करते हैं हम कठिन शब्दों का। उसके बाद में मौखिक कार्य दिया जाता है, यानी कुछ प्रश्न उत्तर देते हैं इसमें, मौखिक कार्य देते हैं इसमें कुछ। इसके बाद में अनुवाद लेखन, यानी शाम पट्टे पर कुछ काम दे देते हैं, आप बच्चों से कह देते हैं कि चलो ये आपको काम है, अनुवाद करके बताइए। इसके बाद में सामान्यीकरण, हम सामान्यीकरण करते हैं इसका कि कुल मिलाकर के ये बात इसमें मुख्य है, ऐसे हम सारांश के रूप में कुछ बताते हैं। उसके बाद में सिद्धांत निरूपणम, उसके बाद में हम सिद्धांत का निरूपण करते हैं, नियम का निरूपण करते हैं। उसके बाद में अभ्यास कार्यम, अभ्यास कार्य करवाते हैं बच्चों से। चलिए अभ्यास करते हैं, चलो इसका अभ्यास करते हैं, स का अभ्यास करते हैं, या फिर उत्तम पुरुष का या मध्यम पुरुष का अभ्यास करते हैं, ऐसा अभ्यास करते हैं। और उसके बाद में गृह कार्य, उसके बाद में गृह कार्य दे दिया जाता है, और इसी के साथ में अनुवाद शिक्षण के सोपान पूरे हो जाते हैं। तो ये था हमारा अनुवाद शिक्षण विधियों के बारे में। आज का हमारा वीडियो पूरा हो जाता है कंप्लीट, आपने अच्छे से सुना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। आप सुन रहे हैं मैं लखनलाल माली। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर।